Hello, viewers. Welcome to Diabetes Awareness Month. 14th November is celebrated as World Diabetes Day, and we are creating awareness, talking to different specialities of medicine. So today we have very renowned IVF specialist, gynecologist, and a good friend of mine, Dr. Pratibha Singh, with me. And ma'am, here I would like you to introduce yourself and talk a little about you. Thank you, Dr. Manisha, for this great introduction. Hi, viewers and friends. This is Dr. Pratibha Singh. I am consultant and head of Indira IVF branch Kanpur, and I'm a leading infertility specialist here and doing work in the field of infertility for past 12 years. And right now, we are here to introduce you regarding diabetes in women and how each and every phase of their life it is got affected when they are affected with diabetes mellitus. So let's go on and know about the problems which we face during our very different phases of life. Yeah, so I think we'll start from the beginning कि जब टाइप 1 डायग्नोसिस होती है यूजुअली इट्स बीन डायग्नोज एट द चाइल्डहुड कि भाई सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में ही डायग्नोज होती है जिसमें डे 1 से यू बिगिन विद इंसुलिन सो एट टाइम्स इट्स बिकम्स रियली चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स टू एक्सेप्ट मेरे पास तो बच्चे आते हैं जो बच्चा हैज नो प्रॉब्लम इन इंजेक्टिंग लेकिन पेरेंट्स लगता है नहीं मैम ये कब तक लगाएगा तो वो एक इशू है देन व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू प्यूबर्टी then they go lot of hormonal imbalance then we face so much of it's like interplay of hormones and glycemic changes so it's usually occurs during the estrogen and progesterone phase so ma'am your experience मतलब आप तो इतने सारे infertility उसमें डील करते हो प्लस डायबिटीज बहुत सारे वुमेन को होती है सो हाउ डिफरेंट इट इज फॉर अ नॉर्मल वुमेन going for infertility process or a diabetic woman going for this so how different it is for both डॉक्टर मनीषा इट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग केस अभी अगर आप देखोगे तो अपना जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उससे जो है वो पीसीओ की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं इट इज नॉट डिजीज इट इज अ सिंड्रोम तो सिंड्रोम में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और अभी आप देखोगे तो खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ जिनको जिनके अंदर ओबेसिटी है सिर्फ उन्हीं के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है अगर आप देखोगे तो जो लीन एंड थिन है उनमें भी पीसीओ बहुत कॉमन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें भी डेवलप हो रहा है जो कि अगर आप देखो एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए था तो अगर हम लोग इसके कॉजेज में जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक तो जो हमारी हेरिडिटरी में आ गया मतलब हमारे पेरेंट्स किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में जा करके अभी उनको डायबिटीज होनी स्टार्ट हुई तो पहले जो चीजें हमारे जीन्स में नहीं थी अब वो हमारे जीन्स में आ चुकी है तो किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी और दिखना स्टार्ट कैसे होती है अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ में जब हम रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जा रहे हैं उस टाइम पे अगर पीसीओ डेवलप हो रहा है किसी को तो इट इज एन इंडिकेशन कि अगर अभी से हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी अभी से हमने डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं किए एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाया तो आगे जब भी हम 40s में जाएंगे जब हमारा पेरीमेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट होगा तो हमें डायबिटीज होनी ही होनी है तो दिस इज अ साइन मतलब ये एक अलार्मिंग साइन है कि अगर हम लोगों को पीसीओ हो रहा है तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो एक अवेयरनेस की जरूरत है कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और कैसे चीजों को आगे लेकर के जाएं इसमें डाइट जैसे मतलब आप तो इतने स्पेशलिस्ट हो इस चीज के लिए तो डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो बीइंग एन इंडियन पर्सन मैं खुद की भी अपनी डाइट देखूं तो हम लोग क्या खा रहे हैं दाल चावल खा रहे हैं सब्जी रोटी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कहाँ है और अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है दैट इज वेजिटेरियन पॉपुलेशन इजंट इट तो उसमें तो प्रोटीन सोर्स और कम हो जाते हैं अभी कहीं तो मैं रिसेंटली पढ़ रही थी तो उसमें था कि अगर हमें सिर्फ दालों से प्रोटीन चाहिए तो हमें बल्क में दाल खानी है और अगर बल्क में दाल खानी है तो उसमें उसमें प्रोटीन तब भी कम मिलेगा हमको कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा मिल रहा है तो हमें अपने डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जिससे हमें कम से कम प्रोटीन कायदे से मिलना स्टार्ट हो
गॉन आर द डेज जब बोलते थे कि ज्यादा प्रोटीन खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा और आपको घुटने का दर्द स्टार्ट होगा। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम्म, पहले तो अपने डाइट को मॉडिफाई करना, दूसरा एक्सरसाइज, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है वो कम हो। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तभी जाकर के कहीं हमारे भी सही हो पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपके पीसीओ में क्या होता है, आप किसी भी पेशेंट से पूछो जो पीसीओ का पेशेंट है और जो व्यूअर्स पीसीओ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये चीज पता होगी कि उनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। और पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बॉडी के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और इस हार्मोनल डिसबैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अनलेस आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बना करके उसी उस पे रखने में सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? एक तो जो हमें जेनेटिक्स से मिल रही है वो हो गया, दूसरा कॉर्टिसोल। हम सबकी लाइफस्टाइल अभी देख लो, और जो ये नया जनरेशन अपना आ रहा है इन सबकी लाइफस्टाइल अगर देख लो, तो कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल लेवल सबकी लाइफ में बहुत बढ़ा हुआ है। हर स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, घर की स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिल रही है उसकी स्ट्रेस है, मिल गई तो कितना काम करना पड़ रहा है उसकी स्ट्रेस है, हम्म। घर और बाहर को बना करके रखने की स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ेगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाएगा। तो एक होलिस्टिक लाइफ कहना बहुत आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके हम लोगों को सोचना रहेगा कि हम अपनी चीजों को कैसे सुधारें। वर्क लाइफ बैलेंस वर्क टफ लाइफ होता है, मुझे बैलेंस तो जो लगता है एक जो छोटा डॉक्टर्स में पूरी तरीके से मिसिंग है, लेकिन फिर बस भी हमें राइट, फॉलो करना चाहिए। फिर भी करना चाहिए क्योंकि जैसे नहीं, भगवान जी 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी नहीं देता है। वो अगर 24 घंटे बिल्कुल में नहीं एक दे, घंटा भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, वो भी काम में और उसमें उलझनों में निकल जाएगा। तो आजकल तो उलझनों एक में जो निकल छोटा बच्चा जाएगा। पैदा हुआ है उसको भी बहुत सारा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस डॉक्टर मनीषा, सिस्टम के लिए कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ टीनेज बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब अभी 14 13 14 साल की एज है, लेस देन 18 ईयर्स 19 ईयर्स के हैं। हम्म। Periods उनको बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, आप देखोगे तो अगर ओबेसिटी है उनको, तो ओबेसिटी के साथ में आपको लगेगा कि बहुत हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स भी आ रहे हैं, मतलब हिर्सुटिज्म हो रहा है, बैक होती जा रही है ना, ओबेसिटी अजीब तरीके से होती जा रही है। ये सब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाती है। तो अगर तो बच्चे का बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, उसका गला काला हो रहा है, तो आपको लग रहा है मैल जमी है, वो मैल नहीं जमी है, हम्म। रेजिस्टेंस है, इसको हाइपर एंड्रोजेनिज्म बोलते हैं। हम्म। उसके कारण से जो है वो नेक पे जो है वो ब्लैकनेस स्टार्ट होती है। जो आपको एक्सेस दाढ़ी मूंछ उगती है, वो क्यों उगती है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो पेरिफेरल लेवल पे जा करके जहाँ पे बहुत ज्यादा फैट आपका इकट्ठा हो रहा है, वहां पर जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग ईस्ट्रोजन बोलते हैं, वो पेरिफेरी में जा करके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एक मेल हार्मोन है। तो जब ये फैट ज्यादा होता है तो उन एडिपोज टिश्यूज में वो फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन में कन्वर्ट होता है, तो दाढ़ी मूंछ का आना होने लगता है। पीरियड्स आपके इरेगुलर हो रहे हैं, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली फीमेल हार्मोन कम हो रहा है। वो कम हो रहा है तो आपके एग्स को प्रॉपर बढ़ने के लिए ब्रेन से जो सिग्नल मिलता है वो नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में आप देखोगे, या ऐसे जो टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें देखोगे कि पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं। तो हम्म। अगेन एक ये एडवाइस है कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, सब चीजें अपनी जगह है, पर इसके साथ में को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कुछ ऐसे भी करनी है जिससे आपका वेट चेक में रहे और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो। यस, वेट तो आजकल बच्चे इतना ऐसे शेड्यूल में रहते हैं, स्कूल जाना है, फिर कोचिंग्स हैं, फिर बैक टू बैक, दे हैव लॉट ऑफ Back to थिंग्स, back. लाइक एवरीथिंग हैज बीन लाइंड अप। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट तो स्क्रोलिंग इज मैंडेटरी, कि भाई फोन चलाना Scrolling is इज अ mandatory. टास्क। हाँ हाँ, वो हमारा लेजर टाइम है। तो मैं यूजुअली यही बोलती हूँ बच्चों को, जो आपका वो लेजर टाइम है ना, गिव दैट 30 minutes टू योर सेल्फ। कुछ भी एक्टिविटी Yes. करो, प्लान एनीथिंग, एंड वॉट एवर यू डू, कंसिस्टेंसी इज द की। बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू डू, बिकॉज ये आपके फाउंडेशन ईयर्स हैं। इसके साथ जब आप बिल्कुल बड़े बिल्कुल होते डॉक्टर हो तो मनीष, आपके साथ दिस विल रिमेन थ्रू आउट टू योर लाइफ, सो थ्रू दिस आउट। इज इम्पोर्टेंट। यस। और आप देखोगे कि जो जिन्होंने टीनेज में एक्सरसाइज करी है और जो स्पोर्टी रहे हैं, जिन्होंने कभी आपने देखा हो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, वो जब 40 ईयर्स प्लस होते हैं, बिकॉज किसी एक टाइम पर उनका वो लाइफस्टाइल था,
तो उनको वो लाइफस्टाइल दोबारा से लाने में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम उनके साथ में होती जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। बचपन में तो सब सही था, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था, आपने अपनी चीजें कवर कर ली, लेकिन जैसे जैसे आपका एज स्ट्रांग होता बढ़ता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो कम हो रहा है, बीएमआर रिड्यूस हो रहा है आपका। फिर अगर आपके आपके अंदर एक्सरसाइज करने का पोटेंशियल नहीं है, तो चीजें और बिगड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में मतलब ये शुरू से ही अगर हम लोग कर लें, एक हैबिट डला दें अपने बच्चों में, तो शायद ये उनके बेटरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। Yes, this is much needed because pediatric obesity is very common these days. वेरी And कॉमन नाउ अडेज। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत देखते हो, इट बिकम्स लाइक टाइप 1 तो डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन टाइप 2 भी अगर किसी बच्चे को पीसीओडी है, ओबीज है, टुडे ओनली आई केम अक्रॉस अ चाइल्ड ऑफ 17 years, ही डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज। तो मैं कहा बेटा अपना वेट यस, वेट ठीक करो, सो यू विल बिकम ऑल राइट। सो दिस इज द थिंग। And when these women, these girls, they get married and they enter into that reproductive age group. So PCOD mein, especially when they're obese also, they have they face issues with fertility. लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, Yes, so like फर्टिलिटी आल्सो, how लॉट does ऑफ it affect, फर्टिलिटी how इश्यूज does एज it वेल। affect? सी, आप देखोगे तो इफेक्ट तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि देखो जब भी रीसेंट मैरिज हुई है तो साल 2 साल तो लोग समझने में निकाल देते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ में, है ना। Hmm. फिर उसके बाद में जब भी होता है कि नहीं, पीरियड्स इरेगुलर है, अब हमें चल के मिलना चाहिए, जब फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर आना स्टार्ट होता है, तो कई बार लोग जाते हैं ऐसे दिखा रहे हैं कि फॉलिकल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, मतलब नहीं, उनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, 2-2 3-3 4-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। तो ये सिचुएशन जब ऐसी होती है, तो इसमें फिर से वही उनका स्टार्ट होता है कि कैसे पहले तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उनकी साइकिल्स रेगुलर करी जाए। तो इसमें कुछ हार्मोनल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जो हम लोगों को देने रहते हैं। उसके अलावा अगर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी चेक टेस्ट करा करके हम लोग देख लेते हैं। यूजुअली जो सारे टेस्ट होते हैं डॉक्टर मनीषा, वो सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स होते हैं। Mm-hmm. तो ये एक अरे ऑफ टेस्ट है, इसमें हार्मोन प्रोफाइल और उसके साथ में इंसुलिन का टेस्ट, फास्टिंग और पीपीबीएस टेस्ट हम लोग कराते हैं। और उसमें अगर एबनॉर्मलिटी निकल करके आती है, तो जिस पार्ट की एबनॉर्मलिटी है उसको फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट उसका होता है। Mm-hmm. तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप भी यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल कि ऐसे पेशेंट्स में जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां पर मेटफॉर्मिन वर्क्स वंडर्स, है ना, ये एक बहुत अच्छी ड्रग है। मतलब अपने बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जिनको मेटफॉर्मिन मैंने स्टार्ट करी along with hormonal supplementations, उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी रिड्यूस हुआ। 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में उनके पीरियड्स रेगुलर हुए। एंड वंस आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, उसके बाद में फिर कंसेप्शन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, फिर आप कंसीव कर सकते हो। पर उसके पहले कम से कम जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स है, आपको उनको टैकल करना है। मतलब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगी। हम लोग की खुद की एक स्टाफ नर्स थी, उसका जो है, एंड शी वाज वेरी लीन एंड थिन, मतलब आप ये समझ लीजिए उसका बीएमआई वाज अराउंड 19। 19 बीएमआई अपने इंडियन सिनेरियो में ये बिल्कुल Yes. बहुत कम है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर 20-21 से तो स्टार्ट होना, मतलब नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। और उसका जो है इतना सिवियर था, मतलब आप ये समझ लीजिए पीसीओ को टेस्ट करने के लिए एक जांच होती है जिसको हम लोग एएमएच कहते हैं। Mm-hmm. एएमएच का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2 to 4 मानते हैं हम लोग। उसका एएमएच था 16। Oh, 16, अगर आप सोचोगे कहाँ पे 4 और कहाँ पे 16, अगर आप हाई yes. लेवल पे लेकर के चलो, हाँ। उसने पीरियड्स उसको 5-5 6-6 महीने तक होते ही नहीं थे, कभी होते थे तो बहुत स्कैंटी फ्लो रहता था, क्योंकि पूरी तरीके से हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में था। कई जगह पे मैरिज के पहले तो कोई इतना सोचता नहीं है, सब नॉर्मल है। मैरिज के बाद में व्हेन शी वाज नॉट एबल टू कंसीव फॉर 2 to 3 years, फिर उसने दिखाना स्टार्ट किया। अब दिखाने में फिर जिनको भी दिखाया, उतना सिवियर पीसीओ देख करके द ओनली ओनली कमेंट वाज शी गॉट कि शी इज नॉट एट ऑल गोइंग टू कंसीव, नहीं हो सकता है इतने हाई पीसीओ के साथ में कंसेप्शन नेचुरली, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पीसीओ होता है तो क्वालिटी ऑफ एग्स भी बहुत बेकार हो जाते हैं। Okay. तो दैट वाज अ चैलेंज टू मी कि कैसे क्या करना है। तो उसका उसी तरीके से कि कैसे डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ अपनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं जो पीसीओ में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, वो Okay. हम लोगों ने एक कुछ लोगों से जो कुछ आयुर्वेदिक के स्पेशलिस्ट हैं उनसे उसका कंसल्ट करा के स्टार्ट कराया।
मेटफॉर्मिन प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली थी तो उसको हम हाई डोज में नहीं दे सकते, कम डोज से स्टार्ट कराया। उसके साथ में जो उसका पीसीओ था उसके कारण से उसको बहुत हेयर भी हो रहे थे, फेशियल हेयर वगैरह थे। तो उस वो भी, अब एक चीज यहाँ पे और जानना व्यूवर्स को बहुत जरूरी है कि हर मेडिकेशन, जैसे हार्मोनल प्रिस्क्रिप्शन भी, अगर आप पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए भी मेडिकेशन ले रहे हो तो हर पेशेंट के लिए अलग मेडिकेशन है। जिनका जिनका हाइपर एंड्रोजनिज्म, जैसे मैंने बताया कि जिनको बहुत एक्सेसिव हेयर्स हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। जिनको ये वाला पार्ट नहीं है, जिनका हेयर वगैरह ऐसे नहीं आ रहा, जिनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा है, उनके लिए अलग हार्मोनल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। तो हमेशा से जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस ऐसे ही ओवर द काउंटर या बस ऐसे किसी को दिखा करके मेडिसिन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से मिलकर के अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, 6 मंथ्स का उसका ट्रीटमेंट था। 6 मंथ्स के बाद में हम लोगों ने उसका रिपीट एएमएच जब कराया तो इट वाज अराउंड 6 to 7, एंड यू वोंट बिलीव विद इन 2 to 3 months ही कंसीव्ड। और उसकी अभी बेटी है, उसकी बेटी भी 3 साल की कम से कम हो रही है, 3 से 4 साल की। तो दिस वाज अ मैजिक टू अस। सेम इसी तरीके से अभी और भी मेरे पेशेंट्स हैं ऐसे जिनका स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हुआ है जब उनका पीसीओ डाउन हुआ है। तो ओके। वही मैं फिर से बोलूंगी कि एक एक अप्रोच जो होनी चाहिए, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। जो भी पेशेंट को रिक्वायर है वो देना है और टेलर मेड देना है। हर हम्म पेशेंट एक जैसा नहीं होता, हमारी बॉडी अलग है, सामने वाले की बॉडी अलग है, तो हर किसी की बॉडी और हर किसी की जेनेटिक्स और हार्मोनल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। Yeah, one size doesn't fit all, so that's how यस। it is. Yes. तो लाइक हम यूजुअली हम लोग यही देखते हैं कि पीपल कंसीव नेचुरली। जितना मेरे एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइप 1 स्टडी था तो जिसमें द वुमेन हैड कंसीव नेचुरली। ये बहुत ज्यादा एक मिथ है कि प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से आती है या प्रेगनेंसी आ गई तो टिकती नहीं है डायबिटिक पॉपुलेशन में। तो हम लोग बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल रखते हैं कि भाई शुगर बहुत नहीं बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट 3 मंथ्स पे तो स्पेशली। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस कि भाई आपने जितनी भी लेडीज देखी बाई चांस अगर उनको नहीं आ रहा है प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली दे कम अक्रॉस, अदर देन डायबिटीज। डायबिटीज के लिए तो हम लोग मैनेज करते रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी प्लस देयर सेक्सुअल लाइफ, देयर इंटीमेसी, इट ऑल प्लेज अ मेजर रोल इन मैनेजमेंट। सो आपके एक्सपीरियंस में मतलब, हाँ उसमें आप हाउ डू यू हैंडल दिस हार्मोनल थिंग्स? देखिए, यूजुअली यंगर एज में इफ एट ऑल यू सी तो intimacy is not a problem. The problem starts when you go towards your later years of life, when your perimenopausal state starts, no, because that time आप देखोगे तो बॉडी में जो फीमेल हार्मोन है इस्ट्रोजन वो कम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मनीषा मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी कि मतलब समहाउ फीमेल को भगवान ने भी ऐसे बना के भेजा है कि उनके साथ थोड़ी चीटिंग हो गई है, क्योंकि मेल हॉर्मोन्स हैं, दे आर एक्टिव टिल 60 years ऑफ एज ऑल्सो, उनका टेस्टोस्टेरोन ऐसे कम नहीं होने जा रहा है। फीमेल को क्यों भगवान जी ने ऐसे करके भेजा कि उसका 40 years के बाद में डिटोरेशन स्टार्ट हो और 50 years तक आते आते उसके सारे फीमेल हॉर्मोन्स चले जाएं। और उसके बाद में भी बिकॉज अब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेटर है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो पहले 50 years होती थी अब वो बढ़ के अराउंड 60 years 70 years जा रही है। तो ऐसा क्यों है कि अपनी जिंदगी का 1/3 भाग हमें बिना उन हॉर्मोन्स के चलाना पड़ता है जिनकी बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हैं? हम्म तो मतलब जैसे जैसे हार्मोनल डिके स्टार्ट होता है 40 years के बाद में, बेसिकली ईस्ट्रोजन कम होना स्टार्ट होता है, एक एफएसएच करके हार्मोन होता है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ईस्ट्रोजन की कमी है तो क्या होगा, वेजाइनल ड्राइनेस स्टार्ट होगी। वेजाइनल ड्राइनेस स्टार्ट होगी, देन द एक्ट बिकम्स वेरी पेनफुल टू द पेशेंट्स। सेकेंड थिंग क्या होती है कि इट कॉजेस लॉस ऑफ लिबिडो ऑल्सो। हम्म लाइक एक तो काम का इतना प्रेशर है, ऊपर से आप इतने ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस से जा रहे हो, कहीं ना कहीं से द एक्ट इट बिकम्स लाइक अ वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मेरे को मिलते हैं और जिनका अलग से अगर आप हिस्ट्री लो तो आपको समझ में भी आता है कि द मेल्स दे आर इनटू इट but the females they don't have any urge to go for it, so sometimes it causes the disbalance in their family lives also. सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो रही हैं कि आप मेनोपॉजल एज में जा रहे हो और आपको दिक्कत स्टार्ट हो रही है,
गॉन आर द डेज जब आप घर में बैठते थे कि चलो यार ये तो अपनी चीजें हैं, ये तो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है, ये तो ऐसे ही होना है। नहीं, अगर आपकी बॉडी से ईस्ट्रोजन गया, कुछ टाइम के बाद में आपका बोन वीकनेस स्टार्ट होगा, आपका सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगा, पेट के चारों तरफ ओबेसिटी एडिपोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। उसके साथ में आपकी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पेरीमेनोपॉजल, और ऊपर से क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस जो हो रहा है उससे अचानक से बहुत तेज गर्मी लगना, अचानक से लगता है कि पसीना बिल्कुल निकलता चला जा रहा है, हॉट हॉट फ्लैशेस। फ्लैशेस इतने सिवियर होते हैं कि गर्मी, मतलब इतनी गर्मी लगती है पेशेंट्स को कि वो ठंड में भी एसी चला के सोना प्रेफर करते हैं, हम्म, कि उन्हें कहीं से एसी मिल जाए। ठंडा पानी पी रहे हैं, अचानक से लग रहा है, इतनी घबराहट हो रही है कि बैठा नहीं जा रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिर बीपी की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ना। अभी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर से वही चीज, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, बीएमआर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब अगेन दीज फीमेल्स दे आर बिकमिंग प्रोन फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो हम्म, ऐसे टाइम पे अगर आपने अपनी एक्सरसाइज नहीं सही रखी, अपने अपना डाइट कंट्रोल सही नहीं रखा, देन अगेन आप एक्सपोज हो रहे हो कि आपको आगे चल करके लेटर ईयर्स में डायबिटीज हो। और डायबिटीज और जो आपका ये है, ये फिर एक विशियस साइकिल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में भी आपको न्यूरोपैथी हो रही है, आपकी नर्व्स खराब हो रही हैं, आपको रेटिनोपैथी हो रही है, आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आपकी किडनी खराब हो रही है, आपका लिवर खराब हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, सब पे वो असर डाल रहा है। और यस। वही असर क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स जो कम हो गए हैं वो भी डाल रहे हैं। तो एक तरीके से ये दोनों मिलकर के, जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब मोर्टेलिटी में नहीं बोलूंगी, पर ये मॉर्बिडिटी इतना बढ़ा देते हैं कि हम्म, एक अच्छा लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखो 45 ईयर्स के बाद में घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं से हार्मोन कम हो रहे हैं, हार्मोन कम हो रहे हैं, तो जो जो लिक्विड है, मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होना स्टार्ट हुआ, वो कम होना स्टार्ट हुआ, वहां पे आपको पेन स्टार्ट हुआ। आपने एक्सरसाइज नहीं करी है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कभी एक्सरसाइज करते नहीं, हमारे यहाँ तो अभी भी है कि बस किसी तरह से घर संभाल लो, बच्चे संभाल लो, सब संभलते रहे। क्या होगा? मसल वीकनेस स्टार्ट, मसल वेस्टिंग यस। स्टार्ट हो रही है, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो रही है, उस पर आपने काम किया नहीं, घुटनों के पास में कोई और सपोर्ट है नहीं, आपके कार्टिलेज घिसते चले जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आपको बढ़ते चले जा रही हैं। तो इसीलिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि समय, पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और आप उसके बाद में दौड़ रहे हो, सोच रहे हो कि आपका सब पहले की तरह हो जाए, तो वो पहले की तरह नहीं नहीं हो होगा। पाएगा। जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो तो होनी ही होनी। हम्म, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो इसलिए बोल रही हूँ कि अपने 30s में ही सचेत हो जाओ। एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, स्ट्रेंथ लानी है तो लानी है, क्योंकि फाइनली आपकी मसल्स ही ऐसी हैं जो बुढ़ापे में आपका साथ देने वाली। तो यस। इसलिए वो भी उस पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अभी क्या है कि आपको लगता है कि आप ईस्ट्रोजन कैसे खाओ खाओ, उसके अपने इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं जरूरत खाने की, उसके पैचेस आने लगे हैं आप, या उसका क्रीम आता है आप हाथ में लगा लो, लेकिन ऐसे ओवर द काउंटर नहीं लगाना है कि हमें कहीं से भी ईस्ट्रोजन की क्रीम मिल गई और हमने लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपका पहले से प्रॉपर इवेलुएशन नहीं हुआ है, आपका यूट्रस कैसा है इसके बारे में नहीं पता, आपका बच्चेदानी का मुंह कैसा है इसके बारे में नहीं पता, या आपकी बॉडी का प्रॉपर इवेलुएशन नहीं हुआ है, तो ये एस्ट्रोजन जो है ये डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह हो जाती है। मतलब ये अनएक्सपोज एस्ट्रोजन अगर आपको मिलेगा, तो कई बार ये जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली होती है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये इसको बढ़ाएगी। तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर लंबे टाइम तक अनअपोज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होती है, तो कहीं ना कहीं ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी कॉज करती है। ओके। तो ये पार्ट हम लोगों को पहले से रूल आउट करा लेना है कि हमारी एंडोमेट्रियम, बेसिक एंडोमेट्रियम कैसी है। सेम इसी तरीके से अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता होना चाहिए। एक बार अपना कार्डियक एवेल्युएशन करा के देख लीजिए कि आपका हार्ट कैसा है, सब चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, किडनी एवेल्युएशन, लिवर एवेल्युएशन, सब कराने के बाद में, क्योंकि जो मेडिकेशन आप खाते हैं, ओरली जो मेडिसिन लेते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर से ही हो रहा है। तो अगर आपके लिवर में पहले से थोड़ी है, तो ये और प्रॉब्लम में डालेगा। तो किसी प्रॉपर डॉक्टर से मिल करके, जो एक्सपर्ट है, आजकल हर फील्ड के एक्सपर्ट मिलने लगे हैं, जो एक्सपर्ट है उससे मिलिए, मिल करके अपनी बॉडी का इवैल्यूएशन कराइए, और इवैल्यूएशन करा करके आप ईस्ट्रोजन थेरेपी, जिसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपकी बॉडी को फिर से फीमेल हार्मोन्स मिलने लगे, तो क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी
वो खत्म तो नहीं होंगी, पर कम से कम वो डिले होकर के होंगी। तो आपके जो जो आगे आपके 30 साल जीवन के खराब होने वाले थे, हो सकता है आप उसमें अपने 10 साल बचा ले जाओ। और एक अभी नया इनोवेशन हुआ है डॉक्टर मनीषा, बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है जब हमारे बच्चे बड़े हों तो शायद हम उनको इस बात का जो है वो उसको थोड़ा सा अचीवमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिला सके, इसका फायदा दिला सके। अभी फॉरेन कंट्रीज में ये चीज स्टार्ट भी हो चुकी है कि वो ना जब अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जब यंगर एज ग्रुप में है, तो उनकी ओवरी का ना छोटा सा टिश्यू वो निकाल करके उसको प्रिजर्व करा लेते हैं। ओके। ठीक है, वो प्रिजर्व हो गया उनका। तो जब 40 इयर्स वाली एज आ रही है ना, उस हाँ टाइम पे जब उनके हार्मोन्स कम हो रहे हैं, हाँ उन्होंने हाँ। दोबारा से उसको अपनी बॉडी में लगवा लिया। तो अब ओह। क्या है, वो तो फ्रीज हो गया था, वो तो उनका हाँ हाँ 25 इयर्स वाला ही टुकड़ा है। हाँ अब हाँ उनकी हाँ बॉडी हाँ। में वो दोबारा लगा दिया गया। तो ओके। जो हार्मोन्स अपनी बॉडी को चाहिए थे, जो खत्म हो गए थे, वो अब दोबारा हैं। तो ये चीज जो अपनी मेनोपॉज जो 40 to 50 इयर्स में स्टार्ट हो रही थी, अब वो कहीं जाके स्टार्ट होगी 55 प्लस 60 प्लस में। तो ये कहीं ना कहीं से हम लोगों का यूथफुलनेस और हमारी वाइटलिटी बढ़ाएगी। अभी इंडिया में ये दैट्स सब चीजें इंटरेस्टिंग। स्टार्ट नहीं हाँ हुई है, हाँ हाँ हाँ। पर हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये एक मेन ट्रीटमेंट हो जाए अपना। और वो इसलिए भी, इसका एक फायदा और भी है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा शायद ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि अभी ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं डॉक्टर मनीषा, जो आप मेट्रोज में देखोगे ना, हम्म। उनको उनको अभी कंसीव नहीं करना। हाँ मतलब नहीं उनको करना। लगता है कि करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो यस। कोई भी इतना पढ़ा लिखा है तो वो क्यों चाहेगा कि उसका करियर खराब हो ना। हम्म। और पार्टनर्स भी पहले की तरह तो नहीं है कि बस शादी हो गई और उसके बाद में आपको उन्हीं के साथ जीवन जीना है। तो हम्म। अब कोई किसी को ये नहीं पता कि उसका पार्टनर लाइफ लॉन्ग उसके लिए फेथफुल रहने वाला है, नहीं रहने वाला, दैट्स क्या है। ट्रू। तो अब क्या हो रहा है ना, लोग oocyte प्रिजर्वेशन पे भी जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाँ। oocyte प्रिजर्व करा के रख लिए और आगे फिर कभी भी उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान कर ली। तो हम्म oocyte प्रिजर्वेशन जब आप कराते हैं तो यंग एज में करा लिया तो उसका अच्छा रिजल्ट है, पर अगर कहीं मान लीजिए आपने अपने लेट 30s में कराया तो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाते। पर अगर हमारे पास में ये वाला ऑप्शन हो जाए, जहां पे मैंने आपको बताया कि ओवेरियन टिश्यू निकाल के उसको प्रिजर्व करके रख लिया, तो आगे चल करके ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। आप सोचो कि अब ये एज इज नो बार की, जो पहले बोलते थे कि 45 साल हो गए भाई अब बच्चा नहीं हो सकता तुम्हारा, तो आगे आने वाला टाइम ये टाइम नहीं है। आगे आप 50 इयर्स में भी सोचोगे तो आपका बेबी हो जाएगा, अगर आपका ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्व रखा हुआ है तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर अ फीमेल। बस थोड़े टाइम की बात है कि थोड़े और साल निकल जाएं, हो सकता है आगे आने वाले 5 साल 7 साल बाद हम लोग ये चीजें भी देखें। Thank you, Mother. This is a lot of information. I did not know about it. Thank you so much. Like हमारी यूथफुलनेस के लिए एस्ट्रोजन रियली प्लेज अ मेजर रोल। और हम वेरी वेरी जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ना कि हम अपनी अपनी हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि भाई किसी और के लिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे कि नहीं उसके लिए ये कर दे वो कर दे, लेकिन अपने लिए करने के लिए सबसे पीछे खड़े होंगे, हाँ कर लेंगे, विल डू इट। सो my suggestion to all the women out there कि भाई prioritize yourself, अपने आप को importance दीजिए because that's important. So ma'am, your message for the viewers कि भाई ठीक है शुगर के साथ या hormones के साथ how to manage. अपने लिए टाइम निकालना, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम निकालना। हम्म। और ये हम लोगों को, जब तक सेल्फ लव इज द बेस्ट टाइप ऑफ लव ना, सभी कहते हैं कि आप दूसरे को भी तभी अच्छे से प्यार कर सकते हो जब आप खुद को प्यार करना जानते हो। खुद Yes. से प्यार करना बहुत जरूरी है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। अपने लिए अगर हमने 1 घंटा भी निकाल लिया ना अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आज आज फीवर है, कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा यार, पैरासिटामोल खा लेते हैं, कल देख लेंगे। ये हम्म। कल नहीं होना चाहिए। अगर आज मेरी तबीयत खराब है, हमने आज इस पे ध्यान नहीं दिया, तो कल हमारे साथ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। That's तो right. इसलिए फैमिली चलती रहेगी, हस्बैंड चलते रहेंगे, जॉब चलती रहेगी, बच्चे चलते रहेंगे, हमें चलना जरूरी है। क्योंकि फीमेल अभी भी इंडिया में हम लोग धुरी हैं अपने परिवार की। हम्म। हम अगर नहीं सही हैं तो कुछ सही नहीं हो सकता। डायबिटीज के लिए समझने के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनीषा उनमें से एक हैं। आप आराम, मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये इतने अच्छे That's kind of तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करके उनको मेडिसिन देने वाले मैंने नहीं देखे। क्योंकि जो भी पेशेंट्स आपके पास से आते हैं, दे ट्रस्ट यू अ लॉट, और आपकी बहुत तारीफ होती है। तो जो भी thank you. प्रॉब्लम है,
एक होलिस्टिक अप्रोच मिलता है पेशेंट को, खाली डाइट नहीं मिल रही, खाली उसको शुगर का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उसके लिए डाइट क्या इंपॉर्टेंट है उसको ये भी पता चल रहा है, उसको कब इंसुलिन पे शिफ्ट होना है उसको ये पता चल रहा है, कब उसका सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा उसको ये पता चल रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो इसके लिए एक जॉइंट इफेक्ट होता है। ये केवल गायनेकोलॉजिस्ट के बस का नहीं है, ये केवल डायबिटोलॉजिस्ट के बस का नहीं है, हम दोनों को ही हाथ मिलाना रहता है कि कब कैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। जहाँ पे इंसुलिन स्टार्ट करने की जरूरत है वहां डॉक्टर्स को इंसुलिन स्टार्ट करने दें। उसमें प्लीज ये मत बोलने कि क्या हमारा सिर्फ गोलियों से काम चल जाएगा, नहीं चल रहा है तभी आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप इंसुलिन पे स्टार्ट करिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर तरीके से फॉलो अप में रहिए, चाहे वो आपका इनिशियल डेज हो चाहे बाद का डेज, क्योंकि इनिशियल डेज में जैसे अभी आपको डॉक्टर मनीषा ने बताया था, अबॉर्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं जिनका अनकंट्रोल शुगर रहता है। और अगर ये शुगर कंट्रोल है या किसी भी फेज में अगर ये जाके अनकंट्रोल हो रहा है तो वही एक्सेस शुगर आपके बच्चे के पास भी जा रहा है। तो बच्चे का भी ओवरवेट होना, आपका जो पानी होता है पेट में पानी, क्योंकि बच्चे को खाना ज्यादा मिलेगा, पानी ज्यादा मिलेगा तो वो खूब खाएगा, खूब पानी पिएगा, और वही फिर उसका यूरिनेशन में यस, जाएगा। उसका वो वजन जो बढ़। आपके पेट में पानी होता है वो बच्चे का यूरिन होता है, तो बच्चे में आपकी थैली में, मतलब जो बच्चा जिस थैली में है उसमें पानी भी बढ़ेगा। तो बच्चे का वेट ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके साथ में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो है वो लंग मेच्योरिटी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो डिलीवरी के टाइम पे कई बार दिक्कत होती है कि उनके लंग्स में मेच्योरिटी नहीं है और उनको एनआईसीयू वगैरह में भेजने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए अपने शुगर को प्रॉपर तरीके से आप कंट्रोल में रखें जब भी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। कोशिश करिए एक जो HbA1c होता है जिससे हम लोग नापते हैं कि आपका ग्लूकोज कितना कंट्रोल चल रहा है, उसको 6 के आसपास रखने की कोशिश करिए। मेडिसिन अगर लेना है तो मेडिसिन, नहीं तो इंसुलिन ले करके अपना काम करिए। और डिलीवरी के बाद में भी शुरुआत के कुछ घंटे, क्योंकि आपके पेट से जब बच्चा बाहर निकला तब उसको बहुत सारा खाना मिल रहा था, तो उसको एक्सेस में अमाउंट में सब चीजें मिल रही थी, आपके पेट से बाहर निकलने के बाद में उसे वो खाना नहीं मिल रहा। तो ऐसे बच्चे तुरंत से तुरंत उनको हाइपोग्लाइसीमिया होती है, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुई तो कई बार बच्चों की डेथ भी हो सकती है, अर्ली न्यूनेटल डेथ इसको बोलते हैं। इसको प्रिवेंट होने के लिए जहां पे भी आप अपने डिलीवरी कराएं वहां पर न्यूनेटल केयर प्रॉपर हो, प्लस आपका पीडियाट्रिशियन जो आपको देख रहा हो वो भी अच्छा हो, कि आपके बच्चे के साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैनेज कर सके। अगेन आई एम टेलिंग यू कि किसी भी लेवल में आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे वो आपका टीनेज वाला लाइफ है, चाहे प्रेगनेंसी वाला लाइफ है या मेनोपॉज वाला लाइफ, अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर ट्रीट कर ले। ये एक कंबाइंड अप्रोच है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, आपको जहाँ पे जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है आप उन डॉक्टर के पास में जाइए, अपने डॉक्टर्स को लूप में रखिए, जिससे आपका काम, आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। That's right. Teamwork always wins. So thank you so much, यस। Dr. Pratibha, for your precious time. और हमारे व्यूअर्स इतना सारा इन्फो लेके आज तो बहुत ही जाने वाले हैं. They become literally pro now. Thank you so much for all your time. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर मनीषा, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इस पे बुलाया, एंड इट इज अ प्रिविलेज टू मी ऑल्सो कि मैं आपसे मिल करके इतनी सारी बातें कर पा रही हूँ। थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye bye. बाय, टेक केयर। Yes, bye. हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ओके।